आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सासाराम में हिंसा के बाद स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन शहर में धारा 144 पर प्रशासनिक महकमे में कंफ्यूजन की स्थिति है। सासाराम में धारा 144 को लेकर भारी कंफ्यूजन है। धारा 144 पर कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ। इस पर जिला के सीनियर अधिकारियों में भी मतभेद है। जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि सासाराम में धारा 144 लागू नहीं की गई है क्योंकि यहां धारा 144 की जरूरत नहीं है। सासाराम शहर में आप लोग जा सकते हैं, बिल्कुल सामान्य वातावरण है और हम लोग के पास इतनी संख्या में फोर्स है कि कहीं पे भी कोई इशू नहीं होने दिया जाएगा। सर, किसी तरह का निषेधाज्ञा भी लगा था? नहीं, निषेधाज्ञा की आज्ञा हम नहीं जानते हैं कि ये बात उठी कहाँ से, लेकिन 144 लगाने की शक्ति एसडीएम साहब को या फिर हमें है, तो हम लोग के द्वारा कहीं भी 144 इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। और हम लोग को लगता है अभी की शांति स्थिति को देखते हुए कि 144 की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है भी नहीं। तो डीएम कह चुके हैं कि सासाराम में धारा 144 लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पुलिस के अधिकारी माइक पर घोषणा कर रहे हैं कि पूरे सासाराम क्षेत्र में धारा 144 लगाई जाती है। वो भी जिलाधिकारी के हवाले से ये ऐलान करते हुए देखा जा सकता है। जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार संपूर्ण सासाराम क्षेत्र में धारा 144 लागू की जाती है। आपके मजमा को नाजायज मजमा घोषित किया जाता है। आप सभी अपने अपने घरों को लौट जाएं। जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार संपूर्ण सासाराम क्षेत्र में धारा 144 लागू की जाती है। आपके मजमा को नाजायज मजमा घोषित किया जाता है। आप सभी अपने अपने घरों को लौट जाएं। अब सवाल उठता है कि धारा 144 पर कंफ्यूजन क्यों है, अधिकारी अलग अलग बात क्यों कह रहे हैं, पुलिस ने धारा 144 की बात क्यों कही, पुलिस ने डीएम का नाम क्यों लिखा और धारा 144 की घोषणा क्यों की गई। तो यह आपसी मतभेद का विषय है और इसमें डीएम को स्वतः संज्ञान लेते हुए इसकी पुष्टि करनी चाहिए थी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया भी कि हमारे स्तर से यह आदेश पारित नहीं किया गया है क्योंकि हमारे पास फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस को हम डिप्लॉय कर चुके हैं, वहां पर सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। तो ऐसे में धारा 144 का कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन जो माइकिंग की जा रही है, जिसमें जिलाधिकारी का नाम लिया जा रहा है, जिला पदाधिकारी का नाम लिया जा रहा है, ऐसे में यहां पर कंफ्यूजन की स्थिति होती है कि आखिर धारा 144 किसके कहने पर, किसके आदेश के अनुसार लगाया गया है। तो न्यूज 18 के जो सवाल है स्क्रीन पर है। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी अजित हैं। अजित, ये माइकिंग जो लोग कर रहे हैं, क्या उनके पास कोई पेपर्स हैं जिन पर डीएम ने कोई आदेश दिया होगा, क्योंकि ये मौखिक तो चलता नहीं। क्योंकि आज जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने खुद मुझसे बात की और उन्होंने बताया कि किसी तरह का निषेधाज्ञा लागू नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो माइकिंग हो रही है, एक जिम्मेवार पर्सन का माइकिंग है और ये जो है मोहम्मद रिजवान है, मुफस्सिल थाना के इंचार्ज हैं, थाना अध्यक्ष हैं और इलाके के थाना अध्यक्ष अगर आप माइकिंग कर रहे हो और उसके साथ में बड़ी पुलिस अधिकारी भी नजर आ रहे हैं जो पुलिस के हैं और घूम घूम कर लोगों को कह रहे हैं कि धारा 144 लागू है और खासकर जिलाधिकारी का नाम लिया जा रहा है, जिलाधिकारी के आदेश पर ये माइकिंग की जा रही है। तो सवाल उठता है कि ये कंफ्यूजन हुई कहां से। एक तरफ पुलिस के जो अधिकारी हैं, थाना अध्यक्ष हैं, वो खुद माइकिंग कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि जिलाधिकारी के आदेश पर निषेधाज्ञा लगाई गई है, जबकि दूसरी ओर जिलाधिकारी साफ इससे इनकार कर रहे हैं, कहीं से भी इस तरह की बातें नहीं है। इस संबंध में मैंने जब डीएम से बात की तो उन्होंने बताया कि जो माइकिंग कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान है, मुफस्सिल थाना के इंचार्ज हैं, उनसे शोकत किया गया है, स्पष्टीकरण पूछा गया है। एसपी विनीत कुमार ने उनसे स्पष्टीकरण पूछा है और उन्होंने कहा कि कभी कभी इस तरह की अगर बातें सामने आई है तो इसकी जांच की जाएगी और निषेधाज्ञा से उन्होंने साफ इनकार किया है। जी हाँ, लेकिन एक सवाल तो उनसे भी बनता है, जब आपने डीएम से बातचीत की तो क्या उनसे भी बात करना एक यहाँ जरूरी था, क्योंकि आखिर किसके आदेश पर, क्योंकि ये भ्रम फैलाने जैसा है कि जिलाधिकारी ने धारा 144 लागू करने का निर्देश दे दिया है, यहाँ पर कोई बात है ही नहीं। यहाँ पर डीएम कह रहे हैं कि हमने तो कुछ कहा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या वो भीड़ को हटाने के लिए, डराने के लिए ऐसा प्रयोग किया उन्होंने? जी, स्थिति नाजुक थी और जैसा कि बताया जाता है कि स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए संभवतः इस तरह की माइकिंग की गई, जिसके बाद कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हुआ और समाचार में भी यही प्रसारित हुआ कि माइकिंग के बाद की निषेधाज्ञा लागू है। लेकिन आज जिलाधिकारी ने इससे इनकार किया है, जबकि कल जिलाधिकारी का इस पर कोई बयान नहीं आया था। मैंने तो खुद उनसे एक सवाल अजीत और भी है कि क्या इसी हिंसक झड़प को देखते हुए गृह मंत्री का ये दौरा कैंसिल हुआ है?
जी, चूंकि धारा 144 की बात सामने जब आई और पूरे शहर में माइक से जब प्रचार किया जाने लगा कि धारा 144 लागू है, 4 से अधिक की संख्या में लोग एकत्र नहीं हो, एकत्र मजमा न लगाए, ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि रैली कैसे होगी जहां पर भारी संख्या में 1 लाख से अधिक लोगों को इकट्ठा करने की बात हो रही हो। तो समझ सकते हैं आप कि जहां 4 से अधिक लोगों को एकत्र करने से रोका जा रहा हो, माइकिंग की जा रही हो और एक जिम्मेवार पुलिस अधिकारी मोहम्मद रिजवान जो इंस्पेक्टर है और थाना इंचार्ज है मुफस्सिल के, वो जो माइकिंग कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान से आप भी ये सवाल पूछ ही लीजिएगा। पेपर देखिएगा, शायद उनकी जेब में हो, कहीं से तो आदेश आया होगा उनके पास, तो एक बार बात जरूर कीजिएगा उनसे। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत तमाम जानकारियों के लिए। तो इस हिंसक झड़प को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह का सासाराम दौरा रद्द कर दिया गया है। दरअसल सासाराम में हिंसा के बाद बीजेपी ने सासाराम में अमित शाह का कार्यक्रम रद्द करने का निर्णय लिया और इस संबंध में बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि सासाराम में धारा 144 लगा हुआ है, इसलिए सासाराम में होने वाले कार्यक्रम में जो सम्राट अशोक की जयंती है समारोह को वे लोग रद्द कर रहे हैं। और माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देर रात पटना पहुंचेंगे, जहां से वे नवादा के लिए रवाना होंगे। यानी अब अमित शाह का सिर्फ नवादा में ही कार्यक्रम होगा। हम लोगों ने, मेरे आराध्य हैं सम्राट अशोक, और हम लोगों ने बड़ा उत्साह के साथ कार्यक्रम बनाने का तय किया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार की सरकार अब सुरक्षा भी नहीं दे सकती है। बिहार में 144 लगा दिया जिस जगह पर कार्यक्रम हमारे होने थे, और आदरणीय गृह मंत्री देश के आदरणीय अमित शाह जी को आना था कार्यक्रम के लिए, तो वो आज आ ही रहे पटना। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमको कार्यक्रम रद्द करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों पे बम चल रहे हैं, हमारे लोगों की सुरक्षा नहीं हो रही है, हमारे कार्यक्रम की व्यवस्था की सुरक्षा नहीं है। और जब सरकार 144 लगा कर रखेगी तो हम कार्यक्रम कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए हम लोगों ने, पूरी पार्टी ने तय किया कि हम इस कार्यक्रम को स्थगित करेंगे। और पटना से बड़ी खबर है, राज्यपाल से बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल मिला है। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में यह प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। सासाराम और नालंदा हिंसा को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है। तो ये बड़ी खबर पटना से हम आपको बता रहे हैं, जहां राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल की तरफ से। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में यह प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने गया था। तो सासाराम में अमित शाह का दौरा रद्द हो गया। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार ने कहा कि अमित शाह सासाराम नहीं आ रहे हैं तो कोई और बात होगी, और वे अब क्यों नहीं आ रहे हैं ये तो वही जाने, लेकिन किसी भी मंत्री के आने पर पूरी सुरक्षा दी जाती है। सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। सरकार सुरक्षा देने में नाकाम है, इसलिए नहीं, गलत बात है, गलत बात है। कोई भी केंद्र के मंत्री आते हैं तो उनके सुरक्षा के लिए नहीं दिया जाता है, ये कई फालतू बात है। ये कोई राज्य सरकार का ऐसा नहीं, ये सब कुछ नहीं। जब भी आए हैं या जो केंद्र राज्य सरकार की जिम्मेवारी है वो सब करती है, वो सब बात नहीं है। अमित शाह का सासाराम दौरा रद्द होने पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने चुटकी ली। ललन सिंह ने कहा कि पूरी तैयारी नहीं हुई होगी, इसलिए बीजेपी वालों ने कार्यक्रम रद्द कर दिया। 2024 में बीजेपी का बिहार में खाता नहीं खुलेगा। सासाराम में कोई धारा 144 लागू नहीं है। सासाराम दौरा रद्द हो गया होगा, व्यवस्था ठीक नहीं हुई होगी, लोग नहीं आए होंगे, उनकी विश्वसनीयता घट रही है। अब लेकिन हम लोग की तरफ से उनको पूरी आजादी है, बिहार में जहां जहां मन करे घूमते रहें, लगातार घूमे। 2015 में भी यही ऑफिस खोल के 2 महीना कैंप किए थे। फिर अभी से हम लोग कहेंगे कि कैंप कर लीजिए, ऑफिस खोल लीजिए अपना। 2024 में खाता नहीं खुलेगा बिहार से। धारा 144 लागू नहीं है। जिला प्रशासन ने कह दिया है कि सासाराम में कोई धारा 144 लागू नहीं है। भीड़ कहां से आएगा? शाह का सासाराम दौरा रद्द होने के बाद बिहार में इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। धारा 144 वहां लागू है, बिल्कुल फर्जी खबर। पूरे जिले के अंदर में कहीं धारा 144 लागू नहीं। साथ ही साथ भाजपा का यह कहना कि हमारे लोगों पर बम चल रहा है, सच्चाई है कि छुरछुरी भी नहीं लगा है। इसलिए यह राजनीति के
जिस ढंग की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उन्माद का है। देखिए, कौन क्या कहता है उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस तरह से माहौल खराब करने का पूरे देश भर में एक प्रयास चल रहा है, ये 2024 का रिहर्सल है और इसमें कहीं ना कहीं प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन उनका प्रयोग बिहार ने समाप्त कर दिया है। बिहार में अब नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, मोहब्बत की राजनीति चलेगी। देखिए, कौन माहौल बिगाड़ रहा है, कौन माहौल बिगाड़ के और राजनीतिक फायदा उठाना चाहता है, ये सारे लोग जानते हैं। क्या वजह है कि जिस नवादा में अमित शाह जी को आना था, ठीक उसके बगल बिहार शरीफ में सांप्रदायिक उन्माद हुआ। जिस सासाराम में अमित शाह जी को जाना है, उसी सासाराम में सांप्रदायिक उन्माद भड़का, राज्य के बाकी हिस्सों में नहीं भड़का। बिहार में कई जगहों पे अप्रिय घटना घटी है, उसमें सासाराम भी शामिल है, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला भी शामिल है। नालंदा में बिहार शरीफ में शुक्रवार की शाम दो समुदायों के बीच झड़प और फायरिंग और अगजनी की घटना ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। असामाजिक तत्वों ने जमकर तांडव मचाया। तबाही का मंजर ऐसा है कि इसके सबूत आज दूसरे दिन भी साफ देखे जा सकते हैं। हालात का जायजा लिया संजय कुमार ने। शुक्रवार की शाम बिहार शरीफ में अफवाह की जो आग फैली, उसने सबको अपनी आगोश में ले लिया और देखते ही देखते जो यहाँ बिल्डिंग्स थे वो भी आग की चपेट में आ गए। देखिए, ठीक हमारे सामने एक ड्राई क्लीनर्स है और उस ड्राई क्लीनर्स को असामाजिक तत्वों ने किस कदर नुकसान पहुंचाया है, तस्वीरों से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं और अंदाजा भी लगा सकते हैं। अब भी आग की लपटें जो है वो लगातार उठ रही हैं और दमकल की गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी पानी खत्म हो जाती है और आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। ये तस्वीर बिहार शरीफ की है और बिहार शरीफ में क्या कुछ हुआ, देखिए ये सारी चीजें आपके सामने है। ये देखिए मैरिज है हॉल है और इस मैरिज हॉल में, बैंक्वेट हॉल में किस कदर तोड़ फोड़ किया गया। श्री पैलेस, कांटा पर ये इलाका बोला जाता है, कांटा पर ये इलाका बोला जाता है और यहाँ पर देखिए किस कदर तोड़ फोड़ की गई है। लगता है मानो प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। जिसको जो मन में आया उसने अपने मन के मुताबिक तोड़ फोड़ की, आगजनी की और वाकई में ये जो घटना है वो कई सवाल जो है खड़े करती है। बिहार शरीफ की यह तस्वीर, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है, कैमरा पर्सन सुबोध अगर दिखा पाए, ये लिखा हुआ है आप सीसीटीवी की नजर में हैं, लेकिन शायद जो सामाजिक तत्व थे उनको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो तो कानून को चुनौती देने में लगे हुए थे। और जिस तरीके से ये फेस्टिवल था, पुलिस का प्रेजेंस था। अब देखिए सड़कों पर इस कदर पुलिस जो है लगातार घूम रही है। ये पेट्रोलिंग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और पूरे बिहार शरीफ के शहरी क्षेत्र में। और देखिए इस कदर आज घटना के दूसरे दिन प्रशासनिक अमला जो है वो सड़कों पर दिख रहा है। चूंकि धारा 144 लगाई गई है और धारा 144 में लोगों को लगातार अनाउंस किया जा रहा है कि आप अपने घरों के अंदर रहें और प्रशासन की गाड़ियां जरूर सड़कों पर चहलकदमी कर रही हैं, लोग नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है, बेहद नाराजगी है लोगों में। आप देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है पानी लेकर आ रही है। तो ये सामने जो आग लगी हुई है, ये सामने आग लगी हुई है, ये अब तक क्यों नहीं बुझ पाया? लोग जो है बात नहीं कर पा रहे हैं, शायद इनकी अपनी मजबूरियां रही होंगी। ये कितने बजे आग लगी? 5 बजे शाम में? जी शाम में 14 घंटा के बाद। अभी भी दूसरे धुआं उठ रहा है जी। सरकार को बदनाम करनी। हम प्रदेश जदयू के उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हैं। जदयू में हैं जी, प्रदेश स्तर पर हैं। क्या है आप क्या हैं जदयू में? क्या है? देख सकते हैं वीडियो में। आप थे, आपको चोट कैसे आ गई? हम बचाने के लिए आ रहे थे हमको, पर आपको चोट कैसे लगा सर? आपको चोट कैसे लगा? पिटा गया? नहीं, पिटा नहीं गया, ढेला मार रहा था। देखिए ना सब ढेला मार, पत्थरबाजी में, इसी में आधा। अब देखना होगा प्रशासन जो है कब तक सामान्य माहौल कर पाता है, क्योंकि अभी भी बिहार शरीफ में माहौल जो है वो सामान्य नहीं दिख रहा है। एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, बिहार शरीफ, नालंदा। नालंदा हिंसा के बाद वरीय अधिकारियों की टीम पहुंची और पटना के प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि और पुलिस महानिरीक्षक राकेश राठी ने बिहार शरीफ में कैंप कर स्थिति का जायजा लिया। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने बताया कि बिहार शरीफ में हुई हिंसक झड़प के बाद स्थिति शांतिपूर्ण और सामान्य है। घटना के बाद 27 से अधिक उपद्रवियों की गिरफ्तारी की गई है। नालंदा सासाराम में हिंसा की घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को तुरंत इस मामले में कड़ी कार्रवाई का निर्देश देते हुए दोषियों को चिन्हित करने का आदेश दिया।
की बात है। ये सुन लीजिए, जैसे ही इसके बारे में पता चला सासाराम, और वहां के बारे में तो तत्काल एक एक तरह से करके तुरंत कंट्रोल किया, लेकिन कल देर शाम में 6 बजे बिहार शरीफ वाला जो पता चला है, और तत्काल सब लोगों को तुरंत हमने पूछना शुरू किया, तो वहां भी कंट्रोल किया है। लेकिन हमने कह दिया है कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि सब तरह का तो घटना होता नहीं था। सब दिन बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहा था, आप जानते ही ना, वर्षों से सब ठीक ठाक, थोड़ा बहुत इधर उधर करता था, उस पर एक्शन भी तुरंत करते थे ये लोग। इस बार आज काहे कर रहा था इतना, तो हमने कहा सब तरह से पूरे तौर पर देखिए, और बड़ा तकलीफ हुआ। जैसे पता चला हम लोग उसी के लिए एकदम बिल्कुल अलर्ट एक एक बात कर रहे थे, और सब लोग बड़ा तेजी से काम कर रहा। तब वो सब नहीं, कोई गड़बड़ जो भी किया है वो सबको वो पता करके एक्शन लेगा अपने ढंग से, जो उसका अधिकार है। तो हमने कहा कि जरूर तेजी से देखिए इस काम को। रामनवमी को लेकर राज्य के कई जिलों में हुई हिंसा पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने निशाना साधा। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सरकार पूरी तरह फेल है, सरकार के शासन तंत्र में कमी है। दुखद है जिस तरह की हरकत हुई है बिहार सरकार को, खासकर बिहार पुलिस क्या कर रही, नालंदा और सासाराम जिले में जिस तरह इंतजाम करना चाहिए पुलिस का, वो इंतजाम नहीं था, और इतना बड़ा तनाव पैदा हो गया। पूरी तरह सरकार और पुलिस की नाकामी। बिहार में भड़की हिंसा पर बीजेपी का कहना है कि हिंसा का होना संदेह पैदा करता है, जांच के बाद फैक्ट जरूर सामने आएगा। जिस ढंग की दुखद घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें बहुत सारा संदेह की संभावना है, और जब जांच होगी तो ऐसे फैक्ट सामने आएंगे कि ये घटनाएं स्वतः स्फूर्त थी या योजनाबद्ध थी, और योजना थी तो किस कारण से थी। उपेंद्र कुशवाहा ने अमित शाह की सासाराम रैली रद्द होने पर नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। कुशवाहा ने कहा कि बिहार में सरकार हर मोर्चे पर विफल है। नीतीश कुमार लाख दावा कर लें, लेकिन बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं। यह काम भी सरकार नहीं कर सकती है, तो ऐसी सरकार के होने न होने का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल औचित्यहीन सरकार है। हर तरह से मुख्यमंत्री जी ने इस सरकार में अपनी साख खो दी है। अब ऐसी परिस्थिति में हम जितना दिन है मुख्यमंत्री जी उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि जितना दिन है उतना दिन तो आप चलाइए जरा ठीक से। दल के नेता सिर्फ नहीं है, वो गृह मंत्री भी हैं, लेकिन यह काम स्थानीय स्तर पे स्थानीय सरकार को देखना पड़ता है। इस रूप में जेडीयू के लोगों को उस रूप में नहीं व्याख्या करनी चाहिए, अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि क्यों ऐसी स्थिति हुई। भागलपुर की पुलिस जिला नौगछिया के खरीक बाजार में रामनवमी पर हुए हंगामे के बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, कैंप कर रही है, और बताएं कि कल देर रात भगवान राम की प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 पक्ष के बीच पत्थरबाजी हुई थी। इसके बाद से ही इलाके में तनाव है। राम जी का मूर्ति विसर्जन करने के लिए गए, हम लोग कहाँ गया था, काजी कोरिया, वहाँ तक कुछ नहीं हुआ। हम लोग इधर आए, उधर से रथ लेके आया, बच्चा सब बैठा हुआ था, बोला कि इधर से मूर्ति भसा के मूर्ति लेके कहाँ जा रहा है तुम, कहा गया ना, मूर्ति भसा के तुम रथ कहाँ आया लेके। विसर्जन करके लोग लौट रहे थे, तो मूर्ति विसर्जन भली भांति हो गई थी। लौटने के क्रम में थोड़ा विवाद हुआ है मुस्लिम और हिंदू पक्ष के बीच में, उसमें थोड़ी सी झड़प हुई हल्की फुल्की, लेकिन फिलहाल एकदम कंट्रोल है। और पुनपुन से बड़ी खबर, 14 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई है। सनकी युवक ने 14 साल के बच्चे की हत्या की है। अकौना मोड़ की घटना, हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ा आरोपी के नीचे गिरने पर हत्या की गई, और ग्रामीणों ने पीट कर हत्या की है। पुलिस के सामने लाठी डंडे से पीटा गया है, कई राउंड फायरिंग भी की गई। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर पुनपुन से, जहां आरोपी के नीचे गिरने पर हत्या की गई। हाई टेंशन लाइन के टावर पर वो चढ़ा हुआ था। अकौना मोड़ के पास की घटना है, और बताया जा रहा है कि 14 साल उसकी उम्र थी जिसकी हत्या कर दी गई, और इसके बाद जो आरोपी था वो हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ा था, उसे नीचे उतारकर उसकी पीट कर हत्या की गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ग्रामीणों ने किस तरीके से कानून को अपने हाथ में लिया और एक
हत्या के आरोपी की पीटकर हत्या की गई है और यहां पर बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी थी जो गुस्से में थी, खासकर उस 14 साल के बच्चे की हत्या की गई। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां आरोपी हाई टेंशन टावर पर चढ़ा हुआ था और वहां से उसे उतारकर उसकी हत्या की गई, उसे पीटा गया और भीड़ ने इंसाफ किया जो सरासर गलत है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में ये सब हुआ, यहीं ये सवाल खड़ा होता है। अमरजीत, क्या गिरफ्तारी हो पाई है इस पूरे मामले में? जी देखिए, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस को जो है इस मामले में जो है फायरिंग करना पड़ा है। सुबह में जो है 14 वर्षीय युवक की जब जो है हत्या हुई, उसके बाद जो जिस युवक ने, जो विक्षिप्त युवक है, वो हत्या करने के बाद जो है बिजली के हाई टेंशन पोल पे चढ़ गया और लोग जो है उसे उतारने का प्रयास करते रहे। वो हथियार लिए हुए था और लोग उसे उतारने के लिए पोल पे चढ़ने लगे, हथियार से वार जो है वो करने लगा और उसी दौरान वो नीचे गिरता है और नीचे गिरने के दौरान वो अर्धमूर्छित होता है और उसके बाद जो है पब्लिक उस पर टूट पड़ती है। पुलिस भी जो है उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जो है लोग इतना आक्रोशित थे हत्या से कि उसे जो है पीट कर जो है वहीं पर बहुत पुलिस के शुक्रिया सामने तमाम जानकारियों के लिए। और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।